पीछे हरियाणा प्रदेश के अंदर कई दिनों तक बारिश के बाद 1500 गांव ऐसे थे जिनमें एक्सेसिव रेनफॉल के कारण ब्रीचेस की वजह से पानी एकोमुलेट हुआ, ओवर रेनफॉल की वजह से पानी चढ़ा और सरकार को पहली बार हिस्ट्री के अंदर फ्लड डिक्लेयर करनी पड़ी। 47 लोगों की उसके अंदर जान गई है, जिनमें से 40 परिवारों को 1,07,00,000 रुपया सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है और जो 7 लोग हैं उनकी डिप्टी कमिश्नर्स तक रिपोर्ट आनी है और जैसे ही आएगी बचे हुए पैसे भी उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हमारे पास जो क्रॉप डैमेज रिपोर्ट हुआ है वो लगभग 4,08,000 एकड़ के आसपास क्रॉप लॉस डैमेज हुआ है, जिसकी असेसिंग के लिए जो हमारे 4 लेवल्स हैं, पटवारी, कानूगो, एसडीएम और डीसी, उनको आदेश दे दिए गए हैं कि तुरंत उसको असेस किया जाए। अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है और आगामी 18 तारीख तक सभी फार्मर्स को ये अधिकार है कि अगर उनकी क्रॉप लॉस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही क्षतिपूर्ति पर तो वो भी अपना डाटा अपलोड करा सकते हैं। और हमने टारगेट लिया है कि 7 सितंबर से पहले 100% वेरिफिकेशन के साथ पिछली बार की तरह डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में हम उसकी क्षति का पैसा पूरा पहुंचाने का काम करेंगे। 3 फैसले इसके अंदर एडिशनल हमने लिए हैं। पहला, जहाँ पर हमारे पास पटवारीज की कमी है वहाँ पर आदेश ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर को भेज दिए गए हैं कि क्षतिपूर्ति सहायक लगाकर तुरंत उन सर्कल्स की वेरिफिकेशन करी जाए और पिछली बार की तरह जल्द से जल्द डाटा सरकार को बिना डिले के भेजा जाए। कई जगह एक पटवारी के पास जहाँ पर फ्लड इफेक्टेड नहीं है मगर रेनफॉल के कारण नुकसान हुआ है, जैसे रोहतक ज़िले के अंदर है, अगर वहाँ पर आज के दिन पटवारी के पास 1 से ज़्यादा सर्कल हैं और पटवारी इसकी ये मांग भी थी कि हमें मैन पावर सपोर्ट दिया जाए, क्षतिपूर्ति सहायक की तर्ज पर हम वहाँ पर भी गिरदावर सहायक जल्द आदेश जारी कर देंगे कि नियुक्त करेंगे, जो गिरदावरी की प्रक्रिया को जहाँ नॉन फ्लड इफेक्टेड एरिया है उसको एक्सपेडाइट करने का काम करेंगे। साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय सरकार अब लेने का काम करेगी। खासतौर पर जो यमुना की अलाइंग बेल्ट है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद, इन 6 जिलों में यमुना के तेज बहाव से कटाव भी हुआ और हमारे प्राइमरी बांध बहुत जगह टूटे और कई जगह सेकेंडरी बांध जो थे वो भी टूटे और सिल्ट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा फार्मर्स के खेतों के अंदर हुआ। आज तक कभी ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि सिल्ट को डीसिल्ट करने के लिए फार्मर को राइट दिए जाए। पीछे इसके ऊपर चर्चा भी चली, मुख्यमंत्री का अप्रूवल भी इसमें आ चुका है और जल्द कैबिनेट के माध्यम से ये निर्णय लेंगे कि जहाँ जहाँ सिल्ट डिपॉजिट हुआ है, अगर फार्मर क्रॉप लॉस की कॉम्पनसेशन की बजाय डीसिल्टिंग कॉम्पनसेशन की ओर जाएगा तो उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर की एक कमेटी बनाई जाएगी
जो सिल्ट को एक जगह उस एकड़ के अंदर कंपोजिट करेगी, इकट्ठा करेगी, और इकट्ठा करने के बाद डिप्टी कमिश्नर उसका ऑक्शन करेगी, और उस ऑक्शन में जो भी वैल्यू आएगी अप टू 10 लाख, कई जगह ज़्यादा भी हो सकता है 10 लाख से, उसको फिर एक विचार है कि 1/3 किसान को और 2/3 गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। तो जहाँ 15,000 किसी को खेत खराबे का मिलना था, अगर फॉर एग्जांपल लाख रुपए का सिल्ट ऑक्शन में जाएगा तो फिर 67,000 रुपया सरकार को आएगा, और 33,000 रुपया दुगना जो सरकार रेवेन्यू देती थी उससे दुगना डीसिल्टिंग के लाभ में भी फार्मर को हम कॉम्पनसेट कर पाएंगे। और मुझे लगता है इस तरह की देश की पहली पॉलिसी हरियाणा प्रदेश बनाएगा, जिससे मुझे लगता है किसान भी खुश होंगे और जल्दी डीसिल्टिंग होगी और अगली क्रॉप को फार्मर अपने यूटिलाइजेशन में ला पाएंगे। हमारे पास मकानों के भी लगभग 475 के एप्लीकेशन आई है फुली डैमेज्ड की, उसके अंदर से 108 के क्लेम्स को हमने रीइंबर्स कर दिया है। बचे हुए को भी एडीसीज के जो कमेटियां हैं वो असेस कर रही है, और जल्द उनको भी हम इस चीज़ का बेनिफिट देने का काम करेंगे। सड़कों की जहाँ बात है, लगभग 550 किलोमीटर से ऊपर हमारी सड़कें इस बार के फ्लड में इफेक्ट हुई, और उसके अंदर 550 सड़कों में 2105 किलोमीटर ऐसे थे जो हमारे सबमर्ज्ड रहे। अप्रॉक्सीमेटली जो रोड कॉस्ट उसका कंस्ट्रक्शन का था वो 338 करोड़ रुपए का हमारा है। इसके ऊपर सड़कें खोल दी गई है, लगभग 20 से कम सड़कें हैं जो अभी भी थोड़ी सी इफेक्टेड है, जिनको हम खोल नहीं पाए। जल्द उन पर भी काम शुरू हो चुका है, उनको भी मोटरेबल कर दिया जाएगा। और इसके लिए हमने ये फैसला ले लिया है कि 20 लाख तक के जो माइनर रिपेयर्स हैं उसको एक्सियन एसडीओ लेवल की कमेटी एक बना दी जाएगी जो इमीडिएटली रोड वर्क्स को टेकअप करेगी। 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो कामों का क्लबिंग है, कई इंजीनियरिंग डिवीजन में 2 काम है, 3 काम है, 4 काम है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए जॉइंट टेंडर्स करे जाएंगे 7 डेज के। और जो 1 करोड़ से ऊपर के लागत के रोड रिपेयर्स हैं उसके लिए जनरल जो हमारा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल है उसके माध्यम से हम रोड रिपेयर्स को पूरा करने का काम करेंगे, जिससे एटलीस्ट हमारे रोड नेटवर्क को बाय विंटर्स हम पूरा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक निर्णय और लिया गया है कि जहां इस बार फ्लड के कारण हमारे ऑफिसर्स को सड़कें काटनी पड़ी क्योंकि लाइफ इंडेंजर्ड थी, वहाँ पर इस बार परमानेंट, चाहे हमें 1.5 मीटर के पाइप के, चाहे बॉक्स फिट कलवर्ट हमें बनाने पड़े, साथ के साथ उन सड़कों पर ये सुविधा हम डाल देंगे कि इन केस आने वाले भविष्य में कभी इस तरह का पानी का थ्रस्ट आए तो रोड नेटवर्क को कट डाउन करने की बजाय पानी के निकाल के लिए हमारे पास वहाँ पर कलवर्ट और ये सुविधा हो। और क्योंकि रोड नेटवर्क पिछले 5 दशक में निरंतर बढ़ता रहा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस समय ये नहीं सोचा गया कि नीचे पाइपें छोड़नी चाहिए थी, मगर आज हमने देखा कटाव के अंदर हमें सड़कों को काटना पड़ा क्योंकि पानी का बहाव ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकता था। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी रहेगा। ये निर्णय लिया गया है कि परमानेंट कलवर्ट्स या बड़े 1.5 मीटर के पाइप्स हम उन सड़कों पर प्रॉपरली इंस्टॉल कर देंगे कि आज नहीं 50 साल तक भी कभी पानी का इस तरह का फ्लो हमें देखने को मिले तो उसके अंदर आम जन को पानी के वजह से सड़कों के कटाव के कारण अपना ट्रांसपोर्टेशन ना रोकना पड़े। साथ में 2-3 विषय और थे जो इसके साथ लगते हुए थे। लास्ट कैबिनेट के अंदर पद्मा जो हमारी योजना थी उसको हमने पॉलिसी का स्वरूप देने का काम किया। और पहले पद्मा का स्वरूप ये था कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे जहाँ पर 100 एकड़ तक छोटे इंडस्ट्रियल पार्क हरियाणा सरकार इस्टेब्लिश करेगी।
देखते हुए डिमांड को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स की डिमांड निरंतर हमारे पास आ रही थी, लगभग 7 और 8 के बीच में ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क हैं जो अक्रॉस द स्टेट हमारे पास अपलोड हुए, उनने आके मांग करी। कोई 70 एकड़ का था, कोई 60 एकड़ का था। तो पिछली कैबिनेट में हमने ये निर्णय लिया कि उसको अब कम कर 25 एकड़ से हम शुरू करेंगे, और 25 एकड़ में भी HSIDC या गवर्नमेंट इंफ्रा तक ना अपने आप को सीमित करते हुए, जैसे सिड स्कीम के तहत हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे थे, वहीं हमने प्राइवेट इंडस्ट्रियल के लिए पिड स्कीम बना दी ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, जिसमें 6 स्कीम्स अगले 1 महीने में हम लागू कर देंगे। 25 से 100 एकड़ के बीच में भी अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग, जो हमारे 142 क्लस्टर्स हैं, उसके अंदर ये डिमांड रखेंगे कि उन्हें एक स्पेसिफिक 20 यूनिट 25 एकड़ में बनाने हैं, तो सरकार वही बेनिफिट जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के प्रोजेक्ट्स के लिए देती थी, प्राइवेट सेक्टर को देने का काम करेगी। और इसके लिए आने वाले वर्षों में 1000 करोड़ तक का हमने प्रावधान रखा है। इसके अंदर 25 से 100 एकड़ के बीच में मिनिमम 20 MSME क्लस्टर्स, फैक्ट्रीज, यूनिट्स हमने लगाने हैं। उसमें कॉमन इंफ्रा सरकार बनाएगी। 50 करोड़ तक का इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ABC ब्लॉक में हम 50 से 85% तक का सपोर्ट उनको देने का काम करेंगे। इसमें हमने जो पिछले बजट के अंदर योजना बनाई थी कि हरियाणा सरकार वेंचर कैपिटल फंड बनाएगी। अगर कोई स्टार्टअप आता है और उस स्टार्टअप के अंदर फाइनेंशियल बेनिफिट किसी को चाहिए, तो उसके अंदर हरियाणा सरकार हिस्सेदार बनेगी, और हिस्सेदार बनकर 50 करोड़ का इस विश्व वर्ष के अंदर हमने कॉर्पस रखा है कि 50 करोड़ तक इस पद्मा योजना के अंदर स्टार्टअप्स के लिए सरकार अपने हिस्से से इन्वेस्ट करने का काम करेगी। इसके अंदर 20 लाख तक अगर कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, तो उसके अंदर हम एंटरप्रेन्योर एक्सेलरेशन स्कीम के तहत पर MSME यूनिट उस क्लस्टर के अंदर सपोर्ट देने का काम करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी टोटल प्रोजेक्ट की 30% तक 30 लाख रुपए मैक्सिमम हम स्पॉन्सर करने का काम करेंगे। इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम हमने बनाई है, जिसमें 6% 20 लाख मैक्सिमम पर एनम तक का इंटरेस्ट सबवेंशन भी हम करने का काम करेंगे। और अगर कोई हमारा इंटरनेशनली, नेशनली ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंदर एक्सेल कर प्रदेश के अंदर अचीवमेंट कर लाता है, तो उसको 10 लाख रुपया साल का हम देने का काम करेंगे, जिससे हमारे छोटे स्टार्टअप्स जो ब्लॉक लेवल पर है उसको एक बूस्ट मिलेगा, जो आगे बढ़ने के लिए उसको मदद करने का काम करेगा। जहाँ हमारे टैक्सेशन साइड की बात है, कई साथी बारी बारी पूछते हैं कि इस एक्साइज ईयर का हमारा लिकर वेंट्स का ऑक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। 5 जोन ऐसे हैं, 2 पंचकुला में और एक 3 जिलों में, जो ऑक्शन आउट नहीं हुए। आज आखिरी दिन है और हमें उम्मीद है कि आज सारे ऑक्शन आउट हो जाएंगे। पर मैं खुशी के साथ शेयर कर सकता हूँ आपके कि लास्ट ईयर का जो हमारा ऑक्शन था, जिसमें 2500 वेंट्स 1250 जोन्स में हमने ऑक्शन करे थे, इसमें कुल 5047 करोड़ रुपया स्टेट को रेवेन्यू आया था। 5047 करोड़ रुपये स्टेट को रेवेन्यू आया था। इस साल हमने 10% इंक्रीज के साथ अपना बेस ऑक्शन किया था, और उसके अंदर हमने ऑक्शन जो आज तक किया है, जिसमें हमारे 10 वेंट्स अभी भी अनसोल्ड हैं, उस ऑक्शन में 2390, क्योंकि 100 जोन्स 100 वेंट्स इस साल हमने हमारे बेस ऑक्शन में माइनस कर दिए थे, उसके बावजूद भी 6362 करोड़ रुपया, जो कि 26% इंक्रीज है पिछले साल से, वो हम इकट्ठा कर पाए हैं, जो कि हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार एक रिकॉर्ड हमने बनाया है। जब हमने एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में पहली एक्साइज पॉलिसी को प्रदेश में लाने का काम किया था, आप सभी इससे ऊपर वाले हॉल में बैठे थे। 6100 करोड़ रुपया टोटल हमारा एक्साइज का रेवेन्यू साल का था।
इस बार हमने एक्साइज कलेक्शन को अब तक कैलकुलेट नहीं किया है कि हमारे पर बॉटल जो एक्साइज ड्यूटी आनी है उसके अंदर जो हमारे आपके वेयर हाउसेज है, डिस्टिलरीज की रजिस्ट्रेशन फीस है, उसको अलग छोड़ते रहे। इस साल 3 साल पहले से लेके अब तक हम पूरा अचीव कर पाए हैं और मैं ये मानता हूं कि 6362 करोड़ रुपया आज सुबह तक का है। और अब भी मुझे उम्मीद है जो 5 जोन हमारे बचे हैं 20 से 30 करोड़ रुपए एडिशनल आज शाम तक हम और ले पाएंगे, जो कि लगभग 27% हो जाएगा कि इस साल हमारे ऑक्शंस के अंदर हम 27% इंक्रीज ले पाए। एक आज सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था, पंजाब ने अपना टोटल एक्साइज एंड टैक्सेशन का रेवेन्यू एक प्रेस नोट में दे रखा है और वो लगभग 10-11 हज़ार करोड़ का है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे 4 महीने हुए अप्रैल से जुलाई तक का, इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा अब तक का जीएसटी कलेक्शन जो है वो 23,108 करोड़ है, जो कि पिछले साल के 4 महीने के बदौलत 20.8% इंक्रीज है। लास्ट ईयर हमारे 4 महीनों के अंदर जो जीएसटी कलेक्शन था वो 19,133 था। मैं अपने आप को करेक्ट करूं, तीनों चीज़ों का, वैट, एक्साइज एंड जीएसटी का, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिव 20% इंक्रीज है। एसजीएसटी, आईजीएसटी हमारा जो इस साल का अभी तक 3 महीनों का है वो 15,229 करोड़ है, जो 31% ग्रोथ में है। वैट 3,819 करोड़ है और एक्साइज जो है वो अब तक 4,000 करोड़ रुपया हमारा आ चुका है। और ये अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो मैं टारगेट पॉलिसी के बाद सेट किया था कि हम 10,500 करोड़ और 11,000 के बीच में रहेंगे, अगर इसी तरह हमारे ऑफिसर्स मेहनत करते रहे, लीकेजेस रोकते रहे और अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करते रहे, चाहे वो रोड साइड चेकिंग में हो, जीएसटी साइड में, चाहे एक्साइज के अंदर हो, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ 20% से ऊपर हम मेंटेन कर पाएंगे इस साल के अंदर। 3 चीज़ें जो मैंने दिल्ली में भी बताई थी, एक तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग चल रही थी और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को कहीं भी हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हमने निर्णय लिया कि हम जीएसटी काउंसिल के अंदर ये मुद्दा रखेंगे और हमें खुशी है कि लास्ट काउंसिल में हरियाणा की उस बात को रखा कि लॉ कमेटी नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल तक क्रिप्टो ट्रेडिंग पे कैसे टैक्स लगना है, कैसे स्टेट्स के अंदर उसको मॉनिटर किया जाए, उसके ऊपर अपना निर्णय लेकर देगी। एक मामला जो 4 साल से लंबित था वो था बेटिंग, गैमलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज और लॉटरी, हॉर्स रेसिंग के ऊपर। इसके ऊपर इस बार जीएसटी काउंसिल ने एक सर्वसम्मति से फैसला ले लिया कि कोई भी आदमी अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करता है तो 28% टैक्स उसको एट फेस वैल्यू देना पड़ेगा। उसके बाद वो मल्टीपल बेटिंग करे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई प्लेटफॉर्म बनाता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और कोई कमीशन चार्जेस इस तरह की ट्रेडिंग में लेता था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मुझे खुशी है कि सबने सहमति इस पे देने का काम किया। थोड़े ऑब्जर्वेशन 3 प्रदेशों के थे जहां पर गैम्बलिंग कसिनोज में चलती है, मगर उसको भी सेफ गार्ड करने का काम जीएसटी काउंसिल ने इसके अंदर करा है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमारा प्रयास इस फ्लड के दौरान ये रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां सुरक्षित कर पाए। और मुझे पंजाब के भी कंपैरिजन करने को मिला, यूपी के अंदर भी शामली के पास ब्रीचेज हुए, वहाँ भी कंपैरिजन करने को मिला। मैं सभी हमारे अधिकारियों का, केवल मात्र रेवेन्यू डिजास्टर साइड नहीं, टोटल हरियाणा सरकार के अधिकारी, समाज सेवी संस्थाएं और नागरिक जिनने दिन रात खड़े होकर फ्लड इफेक्टेड एरियाज में रिहेबिलिटेशन में हमारा सहयोग किया, आज उसका नतीजा है कि हम सबसे ज़्यादा आबादी को इस फ्लड के अंदर बचा पाए। मुझे ज़रूर कांग्रेस के साथियों की बात सुनने को मिली कि सरकार की तैयारी नहीं थी। मैं सिरसा O2 हेड पे गया था, 2010 के अंदर 24,000 क्यूसिक का O2 हेड पे पानी का फ्लो था और उस समय 17 गांव बाढ़ प्रभावित हुए थे, आबादी के अंदर पानी घुसा था।
इस बार O2 हेड में 50,000 क्यूसिक, जो कि दुगने से भी ज़्यादा है, 50,000 क्यूसिक के थ्रस्ट के साथ पानी आया। एक ड्रॉप भी आबादी दे के अंदर नहीं। ये एफिशिएंसी थी, टाइमली प्रिपेयर्डनेस थी। जहाँ जहाँ अभी भी पानी खड़ा है, पहले जितने प्रदेश में हमारे पास पंपिंग सेट्स थे वो हमने अलॉट कर दिए गए थे कि पंपिंग सेट से जल्दी पानी निकाला जाए। हमारे पास जिन जिन डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे को फंड्स चाहिए, उनको फंड्स हमने समय अनुसार डिस्पोज ऑफ कर दिए, जिससे आज ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसने अपने पैसों से या गांव के लोगों ने अपने पैसों से डीजल खरीदा हो। पूरी तौर पर अगर कहीं भी गांव, आबादी या एग्रीकल्चर एरिया से पानी निकालने के लिए पंप सेट से इस्तेमाल हुए हैं, कहीं बांध बनाने के लिए ट्रैक्टर, जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है, सारा पैसा स्टेट्स की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स को भेजा गया है। और उसी कारण है कि हम समय अनुसार इस महामारी के अंदर, इस नेचुरल कैलामिटी के अंदर अपने प्रदेश को सुरक्षित बचा पाए। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि विपक्ष के साथी भी इससे प्रेरणा लें, क्रिटिसाइज ना करें कि इतनी एफिशिएंसी शायद पहली बार देखेगी कि यमुना के अंदर 3 लाख क्यूसिक पानी आया। उस फ्लो के अंदर भी हमने हमारे दोनों करनाल जिले के तटबांध को भी भरने का काम किया आर्मी की मदद से, पानीपत के भी हमारे तटबांध को बंद करने का काम किया, जिससे वहाँ के जो मेजर सिटी आबादी एरिया के लोग थे उनको भी हम बचा पाए। और मेरा तो ये भी प्रयास है कि जो ये सिल्ट डेपोजिशन का काम है, इसको भी अगले 30 दिनों के अंदर थ्रस्ट के साथ हम ले जाएं, जिससे एटलीस्ट जो अगली फसल आएगी वो भी हम पूरी तौर पर ले पाएंगे। और जहाँ पर आज के दिन गन्ना है, सबसे ज़्यादा इस एरिया में गन्ना प्रभावित हुआ है क्योंकि गन्ने के बीच में सिल्ट आ चुका है, उस एरिया को भी कोई ऑल्टरनेटिव तरीके से हम बेनिफिट कर पाएंगे कि फार्मर का क्रॉप लॉस उसके लिए एक महामारी ना बने, बल्कि उसके लिए एक ऐसा मौका मिले कि जो नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा उसकी भरपाई। इसका एस्टिमेशन मैं आपको यूनिट वाइज दे सकता हूँ। लगभग 1476 गांव हैं जिसके अंदर पानी आया है, जिसको हमने फ्लड इफेक्टेड कहा है 12 जिलों के अंदर। 47 ह्यूमन लाइफ्स वी हैव लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। 2 ऐसे लोग हैं जो अभी तक लापता है। घर जो है 272 फुली और 4236 पार्शली डैमेज्ड हमारे पास रिपोर्ट करे गए हैं। टोटल 2,16,390 हेक्टेयर है जिसमें पानी आया था। इसका कुल मिलाकर 5,20,000 एकड़ एरिया बनता है। हेक्टेयर्स को जब 2.5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मगर जो रिपोर्टेड क्रॉप लॉस है जिसमें फार्मर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है वो 4,08,000 एकड़ का है। और अभी 18 तारीख तक जैसे जैसे रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी उसको भी हम इसके अंदर ऐड करने का काम करेंगे। इसके अंदर 2,102 बड़े पशु हैं, जिसके अंदर चाहे गाय हो, भैंस हो, इस तरह के पशु हैं। छोटे पशु बकरी वगैरह जो है वो 880 हमारे पास रिपोर्ट करे गए हैं। और पोल्ट्री रिलेटेड किसी फार्मर के पास थे वो 4,240 के लगभग है जो हमारे को रिपोर्ट करे गए। इसके अंदर टोटल 7,868 लोगों को हमने आबादी देह से बाहर निकालकर हमारे 40 रिलीफ कैंप्स के अंदर, 60 रिलीफ कैंप्स के अंदर रीलोकेट किया था, जो लोग अब 100% अपने घरों में वापस जा चुके हैं क्योंकि पानी उस एरिया के अंदर वापस नीचे चला जा चुका है। लगभग 1,31,741 पैकेट्स रिलीफ मटेरियल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिलावर अपने अपने गांव के अंदर, चाहे हमें हेलीकॉप्टर से करना अम्बाड़ा में ड्रॉप कराने पड़े हों, चाहे बोट की मदद से पलवल, फरीदाबाद, गुलाचिका, कैथल, कुरुक्षेत्र के अंदर हो, या फिर जैसे शहर की आबादी शाहबाद के अम्बाड़ा के अंदर पानी आया था, वहाँ हमने ट्रैक्टरों की मदद से भी लोगों के घरों तक ड्राई राशन समय अनुसार पहुँचाने का काम किया। ये असेसमेंट चल रही है। SDRF की जो नई गाइडलाइंस थी
और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस के तहत भी हर इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे मिलते हैं। जैसे हिली एरिया में अगर सड़क डैमेज होती है तो 1 किलोमीटर के 70,000 रुपये, प्लेन्स में होती है तो उससे कम हो जाता है। ऐसे गाइडलाइंस बना के डिप्टी कमिश्नर को भेज दी गई है, चाहे वो स्कूल हो, चौपाल हो। जैसे जैसे हमारे पास डिजिटली अपलोड होगा डाटा, वैसे वैसे एसडीआरएफ की तरफ से पैसा भेज दिया जाएगा। स्टेट के पास अभी सफिशिएंट फंड है डिजास्टर के अंदर। वी डोंट हैव टू आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एडिशनल फंड्स। हम आज के दिन केपेबल है कि इस डिजास्टर के अंदर रिलीफ स्टेट हेड से हम पहुंचा दें। जैसे शुरू में कहते हैं 500 करोड़ का नुकसान एस्टिमेटेड था, उस एंगल से पूछ रहे कि 1000 करोड़ का है, 500 का है, 700 का है। सड़कों का मैं बता सकता हूं आपको कि 338 करोड़ रुपया सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें रीबिल्ड करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे आपके ह्यूमन लाइफ की जो डेथ्स हुई है उसके अंदर हमने जो पैसा भेजा है उस पैसे का 1.6 करोड़ रुपया है। उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर्स को जो डिजास्टर के अंदर खराबा हुआ था और डिप्टी कमिश्नर्स ने कहीं बांध बनाने के लिए और अलग अलग मटेरियल के लिए हमसे पैसे मांगे थे, वो 10 करोड़ 1,63,000 रुपया हमने भेजने का काम किया है। उसके साथ जो कैटल का और का जैसे से क्षतिपूर्ति पर अपलोड होता रहेगा, साइड बाय साइड हम डिसइंबर्समेंट उस पैसे की करने का काम है। इसके अंदर बीएनआर की है, मगर अब इस पे कॉमन डिसीजन ले लिया गया है कि यही पैटर्न हम मार्केटिंग बोर्ड को भी कहेंगे कि 20 लाख तक का कम्युनिटी वर्क इंजीनियर्स जो साइट पे है वो जल्दी लोकल टेंडर करके कर ले। बचा हुआ काम 20 से 1 करोड़ तक का जॉइंट टेंडर मल्टीपल वर्क्स का एचईडब्ल्यू पे हो और 1 करोड़ से ऊपर का सिंगल यूनिट के हिसाब से एचईडब्ल्यू पे टेंडर किया जाए। ये कॉमन निर्णय सारे का ले लिया गया, चाहे इसमें पंचायती राज की सड़कें हो, चाहे एचएसवीपी के हुड्डा सेक्टर्स की सड़कें हो, चाहे यूएलबी की हो, चाहे इसके अंदर कोई इंडस्ट्रियल स्टेट एचएसआईडीसी की हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हो, पंचायती राज, इन सब को इसी पैटर्न पे अब टेकअप किया जाए। सर, आपके द्वारा सारे काम बताए गए जो इस फ्लड में जनता के लिए किए गए, पर कहीं न कहीं विपक्ष जो है अभी भी आपकी सरकार को घेर रहा है कि सीएम जो है हवाई दौरा कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर का दौरा कर रहे हो, अमित शाह अनिल विज जो है वो नाव पर जा रहे हैं, तो क्यों विपक्ष अभी भी इस समय? हम घर तो नहीं बैठे, पर वो तो हम तो लोगों के बीच में गए, जाकर लोगों की समस्या समझी और उसी पे निर्णय लिया। अगर मैं करनाल ना जाता और मैं करनाल के इंद्री के अंदर जिस तरह सिल्ट का फ्लो आया, किसान के खेत में हुआ, तो ये फ्लड तो निरंतर आए हैं। कभी पॉलिसी बनी सिल्ट लिफ्टिंग की? हमने वो समस्या समझी है, गए हैं तभी समझ आई है। हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे 10 साल, 4 बार अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पानी खड़ा हुआ, एक बार भी वो दौरा करके आए हो, देख के आए हो? मैं O2 हेड पे गया, O2 हेड से इलाहाबाद पुल तक जो बाढ़ का फ्लो था उसके साथ बांध पे ट्रेवल करके गया। राम सिंह बराड़ जी सिरसा गए, ये बता देंगे। चौधरी देवीलाल जी और प्रताप सिंह कैरो जी के टाइम पे वो बांध बने थे। इस बार गया, फार्मर ने बताया डीसिल्टिंग नहीं हुई। अब निर्णय ले लिया है कि डीसिल्टिंग से 4 से 6 फुट बांध के ऊपर मिट्टी और डाली जाएगी और उसके ऊपर 40 किलोमीटर 28 करोड़ की लागत से सड़क बनेगी। ये हम गए हैं तभी तो समस्या समझ पाए, और इसका लाभ एट लार्ज तो पॉपुलेशन को होगा। क्या हमने डूबने दिया लोगों को? आज आप मारकंडा का फ्लो उठाकर देखो, हिस्ट्री में पहली बार मारकंडा है, बांध नहीं टूटा, बांध के ऊपर से 2-2 फुट पानी चला, आज बांध वहीं एग्जिस्ट करता है। उसको भी हमने टाइम बाउंड फेज मैनर के अंदर कि आगे फ्लो ना बाधित हो, हमने फ्लो को क्लीन अप भी कराया। हमारे ऑफिसर जेसीबी ले लेकर जो झाड़ फूस पेड़ फ्लो में आए हिमाचल से, उनको निकालने में लगे रहे कि कोई हमारा कैरेज वे हो, कोई अंडर टनल हो, वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, जिससे फसल का नुकसान हो। जो कहना है कि जो देवीलाल ने और 14 साल के टाइम में जो दादूपुर नली नहर बनाई थी, उसका पर्पज काफी ये भी था कि बाढ़ से थोड़ा बचाव हो जाता था। इस बार ये कहते हैं विपक्ष के नेता कि दादूपुर नली बंद कर दी, बाढ़ का कारण ये भी है। तो क्या दादूपुर? सुरेंद्र जी, आप हरियाणा के नक्शे को जानते हो, दादूपुर नलवी अगर किसी एरिया में जाती है तो वो मारकंडा से ऊपर का एरिया है। अगर इस बार जो ओवरफ्लो के कारण पानी चढ़ा वो अंबाड़ा
सिटी, अम्बाड़ा कैंट, उसके बाद आपके कुरुक्षेत्रा के अंदर शाहबाद, पेवा, और उसके बाद चीका, चीका के बाद टोहाना, रतिया, फतेहबाद, और फतेहबाद के बाद थोड़ा सा सिरसा विधानसभा का एरिया और कालावाड़ी का एरिया था, जहाँ पर रंगोई नाला हो, डांगरी हो, मारकंडा हो, घग्गर हो, इनमें ब्रेकेजेस हुए। यमुना का फ्लो तो कहीं जाके टूटा पहली बार हरियाणा के अंदर, तो वो टूटा जाकर करनाल में, इंद्री में। इंद्री और शाहबाद के बीच में दादूपुर नलवी का फेड एरिया था। और ये चीज तो आम आदमी पार्टी के साथियों ने बड़े दिन टीवी पे चलाई कि वेस्टर्न यमुना, ईस्टर्न यमुना बंद थी। अगर 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी हमारे ताजेवाड़ा हेड से चलेगा तो उसको तो दादूपुर नलवी में भी फीड नहीं कर सकते थे। अगर कर देते तो यमुनानगर भी डूबता, जगाधरी भी डूबता, रादौर भी डूबता, लाडवा भी डूबता। उन साथियों को हरियाणा का नक्शा दिखाओ, इरिगेशन पैसेजेस दिखाओ और उनको समझाओ कि जब इस तरह के आर्ग्यूमेंट करे तो उनको स्टेट की ज्योग्राफिकल लोकेशंस तो पता होनी चाहिए। पूरी तौर पर एक एक जिले में फ्लड एंड ड्रॉट रिलीफ के अंदर जो 1100 करोड़ रुपया था सरकार ने लगाया। हर डिस्ट्रिक्ट में बोट्स अवेलेबल थी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डाइवर्स ट्रेन हुए। इस चीज का ब्यौरा तो इस एक्सेसिव रेनफॉल से पहले हरियाणा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेज रखा था और स्टेट में भी प्रिपेयर्डनेस थी। मगर जिस क्वांटम से पानी आया है, जिस मात्रा से हिमाचल से पानी का थ्रस्ट आया है, ये तो किसी ने भी फोर्स ही नहीं किया और ना कोई कर सकता। आप लोग पंचकुला चंडीगढ़ रहते हो, आपने खुद रिपोर्टिंग करी है कि किस तरीके से सोलन से जो पानी का फ्लो आया घग्गर के अंदर, उसने हमारे कौशल्या डैम के ऊपर से पानी के फ्लो को चलाया। दरवाजे खुलने के बावजूद भी ऊपर से पानी चल रहा था। नेशनल हाईवे जो नया बना था उसकी कंक्रीट की 4 फुट की दीवार को भी काट के ले गए। हमारा HSBP का जो गोल्फ कोर्स था उसका एक होल ही साथ ले गया। उस फ्लो को कौन फोर्सी कर सकता है? और बड़े अच्छे तरीके से आगे, चाहे हमारे पंचकुला डिप्टी कमिश्नर की टीम हो, अम्बाला की टीम हो, कुरुक्षेत्रा की टीम हो, टिल सिरसा, हमने घग्गर के फ्लो को, अगर ओवरफ्लो बांध से नहीं हुई, कंट्रोल किया। आज फतेहबाद के अंदर क्योंकि शहर की आबादी में पानी आता था रतिया रोड के थ्रू, नेशनल हाईवे पे 6-6 फुट मिट्टी घेर के हमने बांध बनाया, तब जाके हम फतेहबाद शहर की आबादी को बचा पाए। अगर हम वो फ्लो ना रोकते तो आज फतेहबाद की आबादी भी शाहबाद की तरह 2-2, 3-3 फुट पानी में समर्ज होती। ये एफिशिएंसी है और टाइमलाइन प्रिपेयर्डनेस है कि हमने टाइम बाउंड मैनर में इस क्षति में लोगों को बचाने की। जी, आपने विपक्ष की बात की। आज सर एक कांग्रेस का डेलीगेशन में गया है और यहाँ मोहम्मद इलियास का बयान आया कि जो गंगाई उनको बच्चा बता रहे हैं कि पुलिस बच्चों को पकड़ रही है और एक तरफा कार्रवाई में। देखिए, नूह के ऊपर मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, 105 से ऊपर FIR है। कई लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, 141 है। जो जो इन्वॉल्व रहे उन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये माहौल प्रदेश में पहली बार प्लान्ड तरीके से बनाया गया और जो जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व थे, सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा, चाहे कोई माइनर हो चाहे कोई मेजर। कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा है सर। बीएचपी जो कि भाजपा की जुड़ा ही एक तरीके से संगठन है, बीएचपी ने कहा कि सरकार का फेलियर है और मुख्यमंत्री को हटाया जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि खट्टर को हटा दो या फिर योगी को लगा दो यहाँ पर, या फिर मेवात को यूपी में मिला दो। तो इस तरह पर क्या आप कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपने हर प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की घटनाओं को मॉनिटर किया। ऐसी घटना क्यों हुई, बड़ी निंदनीय है। किसने प्लान करी, ये धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। कैसे प्लान हुई, एक्शन स्ट्रिंजेंट इस पे लिया जा रहा है। किसी की इनकेपेबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, उसको भी मॉनिटर कर कर उसके विरुद्ध भी मैंने डे 1 भी कहा था, आज भी कहता हूँ, एक्शन लिया जाएगा। हटा दो, लगा दो, ये
मेरे टिप्पणी करने का पॉइंट नहीं है, मगर हम 7 घंटों के अंदर ऐसे इंसिडेंट को कर्टेल कर पाए जो कई कई प्रदेशों के अंदर 2-2, 3-3 हफ्ते चला। ये मुझे लगता है कि हमारी एफिशिएंसी थी कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर असामाजिक तत्वों को हमने कर्टेल किया, और आने वाले समय में ना ऐसी हो उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड हैं। IRB परमानेंटली वहाँ डिप्लॉयड कर दी गई है। गुड़गांव में कर्फ्यू लिफ्ट कर दिया गया है। कल मेवात के अंदर 5 घंटे दुकानें खुली भी रही, आम जन की मूवमेंट भी रही, कर्फ्यू में ढील दी गई। आगे भी हालात पॉजिटिव हैं और पूरा कर्फ्यू भी टाइम बाउंड तरीके से हम लिफ्ट कर देंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि ये घटना हुई, आप संसद में घटना हुई 6-7 घंटे में काबू पा लिया, कंट्रोल कर दी, लेकिन एक तंत्र होता है जो घटना को पहले सूंघता है थोड़ा बताना। क्या मानते हैं कि उस सूंघने वाले तंत्र में कहीं ना कहीं फेलियर रहा? देखिए, इस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि घटना तो बड़ी क्लैरिटी होम विभाग ने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है। मैं तो पहले दिन कहा था कि SP छुट्टी पे था, एडिशनल चार्ज SP पलवल को दिया गया था, और उसके अंदर जो एनालिसिस करना था वो प्रॉपर नहीं हो पाया। फोर्सेस जो डिप्लॉय करनी थी वो प्रॉपरली डिप्लॉयड नहीं हुई। उसकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं, उसमें जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन। एक मिनट होम डिपार्टमेंट साइबर क्राइम जो थाने पे ये अटैक किया गया, बाकी किसी थाने को छेड़ा नहीं गया और उसको जला दिया गया, वहाँ पर इसके पीछे क्या? वो मॉनिटर किया जा रहा है। मुझे लगता है ADG लॉ एंड ऑर्डर ने और SP नूह ने उस पर स्टेटमेंट दे दी है। कोई भी थाने को जलाने से रिकॉर्ड नहीं आज के दिन नष्ट होता, क्लाउडिंग का जमाना है। तो अगर किसी की मंशा ये थी कि मैं जला दूंगा बच जाऊंगा, वो तो नहीं बचता। मगर अच्छा है कि वहाँ की CCTV के अंदर उन लोगों की फुटेज है, जो जो लोग इन्वॉल्व थे, उनको जल्दी हम घेरने का काम करेंगे। बहुत सौ को पकड़ा गया है और सातों थाने डिवीजन के अंदर SP और सारी टीम गई है। उनने लोकल लोगों से भी कहा है या तो सरेंडर कर दीजिए और एनालिसिस नहीं सही से हो पाया, ये क्या मतलब था कि हम इस घटना का आकलन नहीं कर पाए? देखिए, जितने नंबर लोग इकट्ठे होने थे, जितनों के कागज पे लिखित में दिया हुआ था, मैंने तो ADG लॉ एंड ऑर्डर की स्टेटमेंट सुनी है, 3200 की परमिशन थी, उससे फालतू लोग अकोमोडेट हुए। लॉ एंड ऑर्डर 3200 का था तो 3200 के हिसाब से फोर्स लाएगी, ज़्यादा लोग आते ज़्यादा फोर्स बुलाई जाती। ये सारी चीज़ को एनालिसिस किया जा रहा है। ये कहना कि आज के दिन लोगों ने 3200 की परमिशन ली थी, क्या फिर ये कार्रवाई जैसे हम परमिशन ले लेते हैं? दुष्यंत जी, एक मिनट यार, हेलो सवाल कर चल रहे हैं ना भैया। 3200 की जगह 5000 लोग आते हैं, 10,000 लोग आते हैं, ये भी कोई जिम्मेवारी होती होगी? नहीं, बिल्कुल है। जिन लोगों ने एफिडेविट डिप्टी कमिश्नर को दिया है और उससे फालतू फोर्स वहाँ लोग कम्युलेट हुए हैं, तो वो जिम्मेवारी उनकी होती है। वो लिखित में देते हैं हर चीज़ पर कि अगर इससे एक्सेस आएंगे, अगर वहाँ एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उन लोगों के नंबर्स को देखते हुए कि वहाँ पर अरेंज करें। उससे फालतू लोग आते हैं तो फालतू फोर्स की जरूरत पड़ती है। बयानों में डिफरेंस कर देता हूं, गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि हजारों लोग लिख के दिए थे, ना कि 3200। मैंने तो ADG लॉ एंड ऑर्डर की स्टेटमेंट सुनी है और उसके अंदर क्लैरिटी है। अब जो स्टेटमेंट DC के पास है उसको मैं तो नहीं अभी तक पढ़ पाया। आप चाहते हो तो मैं वो लिखित में मंगा के आपको दे दूं। उन्होंने भी लिखित सा दिया है, हजारों लोग। तो 3000 और हजारों में कितना अंतर होता है? अंकित जी, आप भी इतने तो ये जैसे कहा कि साजिश, ये मेवात हिंसा पूरी साजिश की बू आ रही है। क्या आप ये भी मानते हैं कि एक साजिश जो है राजनीतिक साजिश हो सकती है, क्योंकि मेवात के जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है उनका नाम आया है, बॉर्डर में जिस तरह के हमले हुए बताते हैं कि राजस्थान की सरकार है, तो क्या आपको इस तरह की भी बू आ रही है कि कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है मेवात हिंसा में? क्या है, क्यों हुआ है, अगर आज इस पे टिप्पणी हम करेंगे तो अच्छी नहीं है। लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट, और पुलिस अपना काम कर रही है। ADG लॉ एंड ऑर्डर इसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। जो लोग हैं, और मैं ये नहीं कहता कि सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट है, कोई पॉलिटिकल होगा और कोई ऑफिशियल होगा, जो जिसकी कमी, जिसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई है,
एवरीबडी विल बी टेकन टू टास्क, सबके खिलाफ कार्रवाई। जावेद अहमद की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? आम आदमी पार्टी के नेता हैं जावेद अहमद, उनको नामजद किया गया था। High Court put a stay on the demolition drive. नहीं, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ जो उनने बात लिखी है विदाउट प्रायर नोटिसेस, इस तरह का एक्शन हुआ है, उसको हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है और वील टेक इट फॉरवर्ड। And they have categorically written the ethnic cleansing. How do you see this observation? देखिए किस चीज को सुओ मोटो क्या सोच कर लिया है। अगर हाई कोर्ट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध कोई फैसला लिया है कि उसको तोड़ने से पहले नोटिसेस दो, हमारे प्रदेश में नोटिसेस इशू भी हुए हैं, निरंतर इशू होते रहे, विल फाइल अ रिप्लाई टू हाई कोर्ट। ये स्वागत की चीज करते हैं हम जी, सुओ मोटो लेके जो स्टे दिया है उनने सरकार से रिप्लाई मांगा है, उस चीज के ऊपर सरकार रिप्लाई देगी। हाई कोर्ट के स्टे लगाने का स्वागत करते हैं। नहीं, उनने जवाब मांगे, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ कि सरकार से जवाब मांगने का स्वागत करा, डिमोलेशन का स्वागत। डिमोलेशन कोई तंत्र ऐसा है जो व्यवस्था बिगाड़ने में इन्वॉल्व रहा है और उसका इलीगल तरीके से वहां पर कुछ बना हुआ है, उसका सरकार एक्शन लेती है, तो हाई कोर्ट भी इस चीज को अलाउड करता है, नहीं करेगा। अगर हमने नोटिस दे रखा है 30 दिन का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाँ, तो वील फाइल अ रिप्लाई विद फैक्ट्स। क्यों कहा जा रहा है कि ये उनके साथ शामिल हैं इसलिए तोड़ा जा रहा है? नहीं, किसी चीज के लिए भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नोटिस दिया है, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जल्द रिप्लाई फाइल कर दिया जाएगा फैक्चुअली। लेकिन ये जो 3200 लोगों से अलावा दंगे से पहले कितने इस तरह कार्रवाई हुई है नूह में, और दंगे की बात की ये भी सरकार। चलिए, हमारा काम है, लेट अस फाइल अ रिप्लाई हाई कोर्ट। जो आज हमारी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में, तो कह रहे हैं कि सीईटी का जो एग्जाम हुआ है उसमें 41 क्वेश्चन जो रिपीट किए गए अगले के एग्जाम में, तो ये भ्रष्टाचार घोटाला है एक तरह का, व्यापक की तरह, और इस पूरे मामले में एचएसएससी के चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए, एचएसएससी बोर्ड को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 41 क्वेश्चन रिपीट होना अपने चेहरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश से ही आरोप लगे। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि सीईटी जो पूरी प्रक्रिया रही, रात को 11 बजे तक जो है वो हाईकोर्ट के आदेश साइन जा रहा, युवाओं में कंफ्यूजन रही, उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो 41 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए, क्या कहेंगे? देखिए, जो वाकया फ्राइडे का था सैटरडे के एग्ज़ाम के लिए, उसके अंदर दिन में सारे एग्जामिनेशन पे स्टे लगा दिया गया था, ये कहते हुए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुई। ये पूरा विषय था। आप सब रिपोर्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो एग्जामिनेशन के बाद होता है, प्रायर नहीं होता। उसका ऑर्डर रात को 11:30 बजे हाई कोर्ट ने हमें दिया, जस्टिस सेठी की बेंच ने। सिंगल बेंच के ऑर्डर के विरुद्ध एलपीए सरकार ने फाइल करी। एलपीए की हेयरिंग DB3 के आगे सुबह 8 बजे हुई। 9:30 बजे DB3 ने यह निर्णय लिया कि सरकार का पक्ष ठीक है, एग्जामिनेशन कराए जाने के साथ साथ रिजल्ट आउट नहीं किया जाएगा अनटिल जो डिबेट है उसके ऊपर सिंगल बेंच अपना निर्णय ले, और स्टे विकेट कर दी। क्योंकि रात को 11:30 बज गए थे, सरकार ने यह निर्णय लिया कि 9 बजे सैटरडे को पहला एग्जाम होना था सीईटी का, उसको पोस्टपोन कर दिया और संडे के एग्जाम को सरकार ने रेगुलर फ्लो में करवाया। और फिर यह निर्णय लिया गया कि सैटरडे के एग्जाम को, क्योंकि बच्चे प्रिपेयर्ड हैं, हमारी मंशा साफ है एग्जामिनेशन हो, उसको हमने मंडे को करवाया। आज के दिन एग्जामिनेशन कराने में सरकार की मंशा पूरी तौर पर साफ है कि जो हमारा बैकलॉग है स्टेट का उसको तुरंत फुलफिल किया जाए और सीईटी के माध्यम से अलग अलग वैकेंसीज को हम फुलफिल करें। एक विषय तो ये है, एक विषय जो आपने प्राथमिक तौर पर रखा अभी, वो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाउंड सिमिलर इन 56 एंड 57। आज के दिन ये कहना कि 56 पहले होना था, 57 बाद में होना था, और मैं सिमिलर क्वेश्चन वहां पुट इन हुए, किसी को अगर बेनिफिट देना होता
तो वो 57 के अंदर अगर अनप्रिपेयर्ड गया था तो वो अपने आप फेल हो जाता है, और 56 दोबारा होता है तो वो कोई भी इस तरह की बात नहीं। मगर हाँ, एक विषय जरूर है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 4 सेट पेपर्स के बनाता है हर एग्जामिनेशन के, 1 2 3 4, 4 लोगों द्वारा वो पेपर सेट किए जाते हैं, और वो पेपर फिर रैंडमली एक यूनिट होती है जो पुट फॉरवर्ड करता है कि आज ये पेपर एग्जामिनेशन में जाएगा। ये विषय एग्जामिनेशन का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पे चर्चा करूंगा कि इसको गंभीरता से देखना चाहिए कि जो पेपर सेटर्स हैं उनमें ये कमी क्यों रही कि एक एग्जामिनेशन का दूसरे एग्जामिनेशन में सिमिलर होना, और इतने बड़े मात्रा के अंदर सिमिलर होना पाया गया। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संशय चीटिंग या उस पे है, मगर सिमिलर क्वेश्चन की रेप्लिकेशन आनी, ये स्टाफ सिलेक्शन के ऊपर जरूर ये व्यू होता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए और इस तरह की भविष्य में सिमिलरिटी ना दिखे। सर, इसमें ज़्यादातर जो अभ्यर्थी जो बैठे थे वो 56 और 57 में भी से काफ़ी बड़ी संख्या है इस तरीके की जिन्होंने दोनों एग्जाम 27,000। और पहले ये था कि पहले ग्रुप 56 का होना था, अगले दिन ग्रुप 57। एक में ग्रेजुएशन तक के अभ्यर्थी हैं, दूसरे में 12th तक। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से न्याय माने उनके साथ जो बच्चे ये कह रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी जिन्हें एक ही एग्जाम में, क्योंकि ये व्यू कल रात तक आया है, अभी तक इसके ऊपर स्टाफ सिलेक्शन की औपचारिक कोई टिप्पणी आई नहीं है। उनकी तरफ से औपचारिक टिप्पणी आनी थी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी, मैं भी स्वयं, क्योंकि छात्रों संबंधित है, उनके भविष्य के संबंधित है, मुख्यमंत्री से इस पे चर्चा भी। मैं अभी इस पे कोई टिप्पणी करूं बहुत अर्ली होगा। हमें एक बारी स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से औपचारिक टिप्पणी का इंतजार करने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो संविधान से चलती है। स्टेट गवर्नमेंट 38 क्वेश्चन पहले सर देखिए, वो विषय अलग था। आप सबको भी पता है कि पिछले साल वाले पेपर से इस साल वाले, ये रेपिटेटेड डेज के एग्जामिनेशन के अंदर है। दोनों का विषय बिल्कुल अलग है। एक बारी क्योंकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन का विषय था, ये स्टाफ सर्विस कमीशन का विषय है। सवाल जवाब प्राइमरी तौर पे इस पे मुझे जवाब देना अच्छा नहीं है, पर मैं चर्चा कर जरूर इस पे जवाब दूंगा। हाँ, ये चीज जरूर गंभीर है कि इतनी बड़ी संस्था की एफिशिएंसी में इस तरह की चीज रिपीट होना एक क्वेश्चन मार्क है, और उस क्वेश्चन मार्क को सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। एक महीने से क्लर्कों की पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, उससे बताते रजिस्ट्रियाँ भी रुकी हुई हैं, बाकी काम भी रुके हुए हैं, तो उसमें कुछ तहसीलों के उससे देखिए, क्लर्कों के ग्रुप की सीएम साहब की टीम के साथ चर्चा हुई थी, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड मैटर है। वो अपना पे ग्रेड 19,500 से बढ़वाकर 35,400 है, 34,500 है, वो करवाना चाहते हैं। इसके अंदर मेरे से भी एक डेलीगेशन अभी रिसेंटली मिला था रोहतक के अंदर। मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसके ऊपर सरकार को भी नुकसान हो रहा है, डे टू डे वर्किंग डिसइम्बेलेंस हो रही है। रजिस्ट्रियाँ हमारी 15 दिन बंद थी, उसके बाद जो क्लर्कों का काम था वो सिर्फ एक ओके बटन दबाना था तहसील के अंदर, उसको हमने रेवेन्यू साइड से एग्जेम्प्ट कर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्य नॉर्मल प्रक्रिया से अब चल रहा है, मगर जैसे एजुकेशन विभाग है और विभाग है जहाँ पर इनका रोल वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, वहाँ पर ज़रूर डिले आ रहा है। और मेरी फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात हुई है कि अगर ज़रूरत पड़े और अगर इसी तरह की नो पे नो वर्क के बाद भी स्ट्राइक चलती रहे और ये लोग चर्चा पे और सहमति पे ना आए, तो ज़रूर इसका ऑल्टरनेटिव हमें चाहे कौशल रोजगार से नए युवा साथियों को इनरोल कर उनको इनकी जगह लगाना पड़े, हम काम की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। रिपीट सर, ये जो नूह में असेसमेंट कम रही, इसकी जांच कौन करता है? ये असेसमेंट ठीक से नहीं कर पाए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की टीम है जो इसको पूरे को मॉनिटर कर रही है। ये तो डे 1 पे उनको डिप्लॉय कर दिया था एसपी भिवानी को। ये कमी वहाँ असेसमेंट करने की कमी की सबसे रही, कहाँ रही ये असेसमेंट? ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस सब को मॉनिटर कर रहे हैं। सर, जो पीस कमेटी बनाई गई थी जिनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जलाभिषेक यात्रा निकालेंगे तो किसी तरीके की कोई घटना नहीं हो सकती है, क्या उनकी जवाबदेही तय की जाएगी? अगर तय की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पीस कमेटी का काम है वहाँ पर आपसी अमन चैन हम बढ़ाएं और आगे चीज़ें पीसफुली रहें।
उनका काम ये नहीं है कि पुरानी गलतियों को ठीक करें, ये काम तो पुलिस प्रशासन का है और पुलिस प्रशासन इसको संभाल। किशन जी, आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं नूह के साथ हूं, तो आपको क्या ऐसा लगा? हरियाणा का हिस्सा है, आज़ादी हो उससे पहले मुगल एम्पायर की लड़ाई हो, वो तो एक ऐसा इलाका रहा है जिसने हमेशा इस देश की अखंडता के अंदर अपना योगदान दिया है, और आज भी था। एक बात आपने कहा कि सीटी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इस तरह से अब नूह के जो नेता हैं वो कुछ एरिया से आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि वन साइडेड एक्शन हो रहा है, इस मामले पर भी आप मुख्यमंत्री से बात देखिए, वन साइडेड बिल्कुल नहीं हो रहा। आप जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी मैं प्रोफाइल दे देता हूँ, उसमें कोई एक धर्म एक जात का नहीं है। जो लोग सीसीटीवी मोबाइल वीडियोस में कैप्चर्ड है, वो कोई हो उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। ये कहना एक साइड हो रहा है, ये आप लोगों का भ्रम है। आप जाकर किसी मिठाई वाले से, किसी छोटे दुकानदार से नूह में, सोना में, तावड़ू में पूछ के आइए, उसमें कोई एक जाति की दुकान नहीं टूटी। मेरी बात हुई, एक मिठाई चलाते थे, जैन मिठाई की दुकान चलाते थे जैन साहब, उनकी दुकान भी तोड़ी गई। मेरी बात हुई, तो आप हमारी मदद कर लो, अगर दोषी है तो उनको पकड़ लेंगे। आपको ये सूचना कब मिली थी? मेरे को तो सुबह ही इसके बारे में पता चल गया था, और मेरी एडीजी सीआईडी से भी बात हुई थी। एसपी नूह को जब वहाँ नहीं मौके पे थे एडिशनल चार्ज वाले, एसपी भिवानी को भी भेजने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। आपने कितने बजे एसपी? मेरे ख्याल से 1:30 बजे की बात हो। लेकिन वी साहब जो होम मिनिस्टर हैं वो मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा किसको कब जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपने एसपी से बात कर ली थी कि 1:30 बजे, और होम मिनिस्टर कहते 3 बजे, तो मैंने बात की उससे जब तक उसको पता ही नहीं था। चलिए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूं ये अच्छा नहीं होगा। आपको किस घटना का कब और कैसे पता चले, ये जो तंत्र सरकारी है ना, इससे ज्यादा इफेक्टिव तंत्र आपके वर्कर होते हैं। तो आपको और जब घटनाक्रम हुआ, मेरे को तो सबसे पहला फोन हमारा जो जिरका का कैंडिडेट था अमन अहमद, उसका आया कितने बजे कि इस तरह की घटना हुई। हमें मेरा फोन का कॉल लॉग देख के तो बता सकता हूँ। आप तो बड़े यंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो के बाद में डिप्टी कटवाई तैयार बैठे हैं। समय तो हुआ 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे। ये बड़ा घटनाक्रम हो गया, हिंसा हो गई। सरकार में आपका बयान अलग आता है, होम मिनिस्टर का अलग आता है, चीफ मिनिस्टर का अलग आता है। इनपुट पे अगर बात करें तो होम सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इनपुट था, फिर लगता है कि इनपुट नहीं था। ये अलग अलग जो बयान आ रहे हैं, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, तो क्या सरकार पर सवाल नहीं उठेगा? और क्या ये सरकार के कर्मचारियों की, मैं बारी बारी इस चीज पे बोल चुका हूँ। जहां बात एडमिनिस्ट्रेशन की थी टू डिप्लॉय फोर्सेस प्रायर टू द इंसिडेंट, दैट इज अ पॉइंट जहां हमें इंक्वायरी करनी है और हम कर रहे हैं। इंसिडेंट के बाद क्या वहां फोर्सेस, एडीजीपी, एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स ने जाकर कंट्रोल नहीं संभाला? वो एफिशिएंसी थी कि हम इसको कर्टेल कर पाए। 6 लोगों की जो डेथ हुई है, जिसमें 2 हमारे एसपीओ हैं, हमारे अभी भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक सीआईए का सोना का इंस्पेक्टर है जिसकी पीठ में गोली लगी हुई। ये सारी चीजें मॉनिटर करी जा रही हैं। इसके अंदर जो इन लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है। ऐसे तो 4 दिन पहले एक किसी शरारती तत्व ने अकेले ने गुड़गांव में 40 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। क्या आप इसको नूह की हिंसा से कंपेयर करेंगे? जो घटनाक्रम हुआ है, क्या हमने उसको छोड़ दिया, मॉनिटर नहीं किया? एक एक इंसिडेंट के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है और मजबूती से ले रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या उस दिन के 5-6 घंटों की घटनाक्रम के बाद दोबारा वैसा बना? बिल्कुल नहीं बना। यूजुअली पूरे देश के अंदर ऐसी घटनाओं के अंदर ये देखा गया है कि बारी बारी रेप्रिकशन इफेक्ट आते हैं। जैसे सुनामी एक वेव आती है बड़ी, उसके बाद 7-8 बार तक आपको पानी का फ्लो मिलता है। अर्थक्वेक आता है तो आता है। इन घटनाओं के अंदर भी रिपलिंग इफेक्ट्स आते हैं। हमने कंट्रोल कर लिया कि दोबारा रिपलिंग इफेक्ट नहीं आ पाया। पैरामिलिट्री चाहे हमें फ्लाई इन करानी पड़ी,
देश के अलग अलग कोनों से एयरलिफ्ट कराकर हमने डिप्लॉय करी। और आज पॉजिटिव ये चीज़ ये है कि दोबारा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। एक घटनाक्रम दिखा, वो भी दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर दिखा, जहाँ कुछ लोग शरारती तत्व इकट्ठे हुए, उनको हरियाणा में एंटर नहीं करने दिया गया। एडीजीपी सीआईडी से कितने बजे बात हुई थी आपकी? वहाँ फोर्स सर, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मैं दोनों चीज़ों पे टिप्पणी दे कर चुका हूँ। भिवानी एसपी को नोट भेजने के लिए आपने किससे बात की? मेरी एडीजी सीआईडी से बात हुई थी, आलोक मित्तल से, क्योंकि 2 साल नरेंद्र बिजारनिया एसपी नू रहे हुए हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उस फील्ड के अंदर उनका था, और धीरेन्द्र खटकड़ा भी पहले नू में डीसी रहे हुए। मुझे लगता है कि दोनों बड़े अच्छे तरीके से इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। सर, जी दोबारा सीईटी में आते हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, एचएसएससी फैसला करेगा। व्यक्तिगत तौर पर आपने कहा कि ये भी कहा कि इस पर क्वेश्चन मार्क है। क्या क्वेश्चन है वो? मतलब आप फेयर मानते हैं इसको व्यक्तिगत? नहीं, क्यों रिपीट हुए? पेपर सेटर सेम थे, नहीं थे? स्टाफ सिलेक्शन के पास इतना बड़ा अमला तमला है, और उसके अंदर भी इस तरह के सीईटी एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन इस मात्रा में आना, क्या ये इतिहास में पहले हुआ है? नहीं हुआ। लेट स्टाफ सिलेक्शन क्लैरिफाई ऑन दैट। मगर हाँ, युवाओं के लिए ये जरूर गंभीर विषय है कि एक दिन और अगले दिन रिपीटेड पेपर्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चनेयर आते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इस चीज़ को मॉनिटर करना, क्योंकि वो दोनों एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार का विषय नहीं है, मगर सरकार जरूर इसको मॉनिटर करेगी कि क्यों इस तरह की घटना वहाँ हुई। लास्ट ले लो। देखिए, ओपीएस स्कीम के ऊपर कमेटी बनाई गई थी। कमेटी अभी उनके साथ 2 या 3 राउंड की चर्चा हुई है। जो लास्ट मेरे को अपडेट आया था, वो कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दे। जो लास्ट मैंने आपके विषय रखा था, आज 14,000 रुपया हम करते हैं, 18,000 हम कर दें और 14,000 10,000 की जगह एम्प्लॉयज़ कर दें, तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर बेनिफिट दे पाएंगे। मगर कमेटी की उसमें सहमति बनेगी, उसके बाद ही एक्शन लिए जाएंगे। पूछ लो। आपने 20 से 31 तक का मुआवजा राशि देना वो तय किया, लेकिन विपक्ष ने बताया था इस मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग कर रहा है कि जो सवाल है कि 20 से 31 की राशि किस तरीके से 31 के पूरे तरीके से। मैं आपको एक चीज फैक्चुअली बता दूं, किसी के मकान को डैमेज हुआ है, रेनफॉल में भी या फ्लड में भी, आज तक हरियाणा में कभी इसका मुआवजा नहीं दिया जाता था। ये पहली बार है। लास्ट विधानसभा में ये विषय आया था, मैंने ये कहा था कि हम इस पे निर्णय लेंगे, हमने निर्णय लिया, और 20,000 से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो योजना है उसके अपर लिमिट तक, अगर 10% डैमेज है किसी के मकान को तो 20,000 है, 50% है तो डिप्टी कमिश्नर 80,000 रिकमेंड करे, 60 करे, घर के साइज को देख के जो रिकमेंडेशन आएगी वो है, और फुली डैमेज्ड है तो उसको टॉप मोस्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसकी कैटेगराइजेशन और इसकी असेसमेंट डिप्टी कमिश्नर को हमने दे रखी है। जो असेसमेंट आएगी हम मुआवजा देंगे। विपक्ष ये कह रहा है कम दिया जा रहा है, ज़्यादा दिया जा रहा है, उन भाइयों से कहूँगा आप लोग जब जब सरकार में रहे हैं आपने क्या दिया है उसका ब्यौरा भी दे दीजिए, यहाँ से वहाँ जाके। बताइए रे सर। जो बखान किया अपनी सरकार का कि हमने सुनामी 5वीं 6वीं लहराने नहीं दी नूह में, जो आपने कंट्रोल किया वहाँ पे नूह में घटना होने के बाद 4-5 घंटे के अंदर, क्या आप घटना होने से पहले जिस तरह के वहाँ माहौल था, जो तैयारियां थी, जिसका पत्थर कहा जा रहा रखे गए थे वगैरह वगैरह, ये आपके सरकार के खुफिया तंत्र का पूर्ण रूप से फेलियर मानते हैं या नहीं मानते हैं? खुफिया तंत्र के ऊपर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी, एडीजीपी खुफिया तंत्र, सर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आपके नीचे है, ऊपर नहीं है। आप क्या मानते हैं आपके सरकार के खुफिया विभाग का फेलियर है या नहीं है? मैंने पहले दिन पहली स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज में दी थी, और आई स्टैंड विद दैट स्टेटमेंट। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूँ। मैं आपके मोबाइल पे ना पूरे